ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमला हुआ है। मॉल में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। हमले के बाद मॉल में अफरा तफरी का माहौल, ये तस्वीरें देखिए उसी समय की जब ये हमला हुआ है। मॉल के अंदर फायरिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया में और इस फायरिंग में अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई। सिडनी के मॉल की ये तस्वीरें जहां पर फायरिंग की घटना। और बड़ी खबर आपको दे दें, अभी भी सैकड़ों लोग मॉल में ही मौजूद हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आसपास के एरिया को खाली भी करवा दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी वहां पर तनाव बना हुआ है। कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग मॉल में ही फंसे हुए हैं, वहीं मौजूद हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आसपास के एरिया को भी खाली करा दिया गया है। और सिडनी आतंकी हमले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया, यह भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जिसने फायरिंग की उसको पुलिस ने अपनी कार्रवाई में मार गिराया। पुलिस ने एनकाउंटर किया और हमलावर को मार गिराया है। तो सिडनी के इस मॉल में हमला हुआ है और ये जानकारी के 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस हमलावर ने गोलियां चलाई उसको भी पुलिस ने एक्शन लेते हुए मार गिराया, ये जानकारी सामने आ रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में 4 लोगों की मौत, मॉल के अंदर फायरिंग हुई और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी कि हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, अपने आप में हैरान करने वाली घटना है, हालांकि इसके पहले भी कई मामले हमने देखे हैं। अभी तक क्या इसमें अपडेट है, कुछ समझ में आ पा रहा है, कोई जानकारी मिल पा रही है कि ये आतंकी हमला है या फिर किसी सिरफिरे ने इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, अभी जो इनिशियल इनपुट मिल पा रहे हैं रवि, उस पर बताया जा रहा है कि करीबन शाम के 4 बजे सिडनी के समय अनुसार यहाँ पर अटैक किया गया। और ये मैं आपको बता दूं, बॉन्डी जंक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा बस जंक्शन भी है और ये वेस्टफील्ड जो मॉल है ये एक बहुत बड़ा हब है टूरिस्ट के तौर पर। और आज सैटरडे है, खासतौर पर लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं शॉपिंग के लिए, रेस्टोरेंट जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। और कहा जा रहा है कि इस मॉल के अंदर जिसमें अटैक किया गया 250 से ज़्यादा दुकानें थी, शोरूम से यहाँ तक कि रेस्टोरेंट से कई। और जब ये करीबन 4 बजे अटैक को अंजाम दिया गया तो एक शख्स नाइफ लेकर, बड़ा सा चाकू और एक बंदूक लेकर अंदर घुसा। इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसके बाद लगातार लोगों को वहां से बड़े चाकू से, खंजर से उस पर अटैक किया। करीबन 4 से 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई और कई लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने तुरंत, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके अटैक करने के करीबन 20 मिनट के बाद ही इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन 20 मिनट तक ये लगातार उस मॉल के एरिया में लगातार लोगों पर अटैक करता रहा। कई सिविलियंस ने इसको रोकने की कोशिश की, इसको पकड़ने की, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने फिर इस पर फायर कर इसको न्यूट्रलाइज किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खास तौर पर इस इलाके को जिसको चूज किया गया है, ये इलाका बहुत बड़ा हब है खास तौर पर टूरिस्ट का। यहाँ पे लोग बहुत आते हैं और एक तरीके का एक आप कह सकते हैं कि सैटरडे के दिन जब वेकेशन पे होते हैं लोग तो इस इलाके में ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ये बताइए कि अभी के ताजा हालात वहां के क्या हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया गया और मॉल में अभी भी कई लोग मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल इमरजेंसी सर्विसेज को वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया था। लोकल पुलिस जो है उन्होंने पूरे इलाके को सीज कर दिया है, सभी लोगों को वहां से निकाल दिया गया है, पूरे मॉल को सील कर दिया गया है। जो जिसने अटैक किया था शख्स को, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी ये देखा जा रहा है कि हालांकि क्या कोई और शख्स तो नहीं था, क्योंकि हालांकि इसके एक ही होने की बात कही जा रही है हमलावर की, लेकिन अभी भी जो पुलिस फोर्स है ग्राउंड पर वो लगातार ये चेक कर रही है कि आखिरकार कोई और शख्स तो इसके साथ इन्वॉल्व नहीं था और ये कैसे आया, कहां से आया, रहने वाला कहां का था। तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी भी हासिल की जा रही है। शुक्रिया सुमित आपका इस जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए कल जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। पीएम मोदी को सौंपी गई मैनिफेस्टो कमेटी की रिपोर्ट। घोषणा पत्र पर मिले सुझाव भी पीएम के सामने रखे गए। पीएम मोदी ने भी घोषणा पत्र पर सुझाव दिए। बीजेपी के संकल्प पत्र में ज्ञान पर फोकस रहेगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है और बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। 14 अप्रैल का दिन इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन अंबेडकर जयंती भी है, साथ ही नवरात्र के पवित्र दिन भी चल रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र ज्ञान पर फोकस रहेगा। इसमें विकास, विकसित भारत, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और विशेष तौर पर किसानों को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार के मैनिफेस्टो का थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगी।
बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय समिति गठित की थी। पार्टी ने संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों ने वीडियोस के माध्यम से पार्टी को अपने सुझाव भेजे और 40,000 से ज्यादा सुझाव नमो ऐप के जरिए आए। कुल मिलाकर बीजेपी को संकल्प पत्र के लिए जनता से लगभग 5 लाख सुझाव आए। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र नाम दिया। इसमें जनता को 25 गारंटी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोड शो किया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से कन्याकुमारी की सीट छीन ली थी, लेकिन बीजेपी इसे फिर से जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के मिशन 400 पार को पूरा करने में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ जुटी। तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो खुद इसको लीड कर रहे हैं और जो उन्होंने रणनीति बनाई है उस रणनीति में दक्षिण सबसे अहम है और जो माणिमक्कम और तकरीबन जो जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे उन सीटों से जो यहाँ पे लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कन्याकुमारी की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि पहले भी इस सीट पे जो है आप बीजेपी से जो है लोग प्रत्याशी जीत चुके हैं और आज दोबारा से पिछली बार जो है कांग्रेस ने इस सीट को अपना कब्जा बनाया था और आज की अगर बात करें तो एक बार फिर से जो है इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता काबिज करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को इस बार दक्षिण राज्यों से बड़ी उम्मीदें हैं और पीएम मोदी यहां लगातार दौरे कर रहे हैं। अमित शाह कन्याकुमारी में रोड शो के बाद आज ही राजस्थान के अलवर और यूपी के नोएडा में भी चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं आरजेडी ने आज परिवर्तन पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 2024 के चुनाव के लिए जनता से 24 वादे किए गए। तेजस्वी ने देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया। आरजेडी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए कर दिया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। देश में 15 अगस्त आने वाला जो 15 अगस्त है आपको बेरोजगारी से आज़ादी मिलना शुरू हो जाएगा। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। आरजेडी ने जनता से 200 यूनिट फ्री बिजली देने, फ्री स्वास्थ्य सुविधा और बिहार में अग्निवीर योजना को बंद करने का भी वादा किया। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आरजेडी जो कहती है वो पूरा करती है, जिस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव जी ने ये जो परिवर्तन पत्र वचन पत्र आज जारी किया है, तेजस्वी यादव जी का वचन कैसे पूरा होता है देश दुनिया ने बिहार के साथ साथ देखा है। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में वो कर दिखाया, जो वादा किया था उसे पूरा किया। इस बार जो वादा किया है वो भी पूरा होगा। विरोधी दल के बीजेपी जेडीयू के नेता उनके परिवार में खुश है कि नौकरी मिलेगा, बेरोजगारी से आज़ादी मिलेगी, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, रक्षाबंधन में 1 लाख रुपया माताओं बहनों को मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल कभी परिवर्तन पत्र जारी करता है, कभी संकल्प जारी करता है, कभी प्रण हमारा जारी करता है, अपनी बात पर कायम नहीं रहता है। और ये इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, 4 पार्टी है ना बिहार में, तो इनके आँख में संतरा का रस डाल दिए। उनको बिठाने में आपको राजनीतिक रूप से बीपीएल हैं। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के कसीदे गढ़ रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने सवाल उठाए। जनता मालिक है और जनता मालिक का आशीर्वाद जहां भी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों को मिल रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार
इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है और इंडिया की सरकार बनते ही इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को 1 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी आने वाले 15 अगस्त को हम लोग देना शुरू करेंगे। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। और वहीं 26 अप्रैल को कांग्रेस कर सकती है बड़ा ऐलान। बड़ी खबर है, राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की हो सकती है घोषणा। प्रियंका के भी रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अमेठी से रायबरेली तक राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा है। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी तक किसी नाम पर मुहर नहीं लगाई, लेकिन सूत्रों के हवाले से टीवी9 के पास अमेठी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर मंथन हुआ। पार्टी इस सीट को गांधी परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है। जब अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात उठी तो राहुल ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, मेरी व्यक्तिगत वजह थी, लेकिन डर के भागने जैसी वाली बात की जा रही है। आप भी कह रहे हैं उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा। पारंपरिक सीट है तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा, क्योंकि डर कर भाग गया ये संदेश गलत है। अमेठी सीट पर कांग्रेस ने 16 बार जीत का परचम लहराया है। पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और गांधी परिवार की परंपरागत सीट बीजेपी के खाते में चली गई है। गांधी परिवार के नाम वाली एक और सीट रायबरेली पर भी इस बार कांग्रेस असमंजस में है। सोनिया गांधी इस सीट से सांसद थी, लेकिन वो राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। ऐसे में इस बार पार्टी को इस सीट से नए उम्मीदवार की तलाश है। खबर है कि पार्टी रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। और उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका गांधी की रैली कर सकती हैं और केंद्र सरकार पर हमला कर सकती हैं। कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और भाषण के समय उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि जैसे क्योंकि वो इसको देवभूमि मानते हैं इसीलिए उनके दिल में यहाँ के लिए खास जगह है। मन में मेरी ये बात आई, पिछले साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, जहां जहां मोदी जी गए उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश को कहा, चुनाव कांग्रेस जीती। कुछ महीनों बाद आपदा आई, भयानक आपदा आई, लोगों के घर बर्बाद हो गए। एक परिवार था, 7 परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था। इधर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। जेल में बंद केजरीवाल को लेकर संजय सिंह ने मोदी सरकार पर क्या नए आरोप लगाए, ये रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और बार बार जो एक न्यूनतम अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी। तो मेरा ये कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार
और यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में इमरान ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। इमरान मसूद यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दोबारा से सत्ता में आने से रोकना होगा। ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं है, ये चुनाव अपने को बचाने का है। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई, सबसे पहले इलाज तुम्हारा मेरा होना है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। वो अपना चुनाव जीतने के लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को डरा रहे हैं। इलाज तो सिर्फ गुंडे, मवाली, अपराधी और आतंकी का होता है। किसी कम्युनिटी के बारे में इस तरह की भाषा बोलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम मोदी ने देश के 7 ऑनलाइन गेमर्स के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने गेमर्स से इंडस्ट्री की चुनौतियों और भविष्य को लेकर चर्चा की। देश में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 43 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से 7 टॉप गेमर्स से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम ने गेमर्स के साथ गेमिंग के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की। युवाओं के बीच ऑनलाइन गेमिंग का जबरदस्त क्रेज है। देश में कई अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन गेम उपलब्ध हैं, जिनमें ये गेमर्स एक्सपर्ट हैं। इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है। आपको उन गेमर्स के बारे में बताते हैं जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने वालों में एक नाम अंशु बिष्ट है। इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 158 लाख है और वीडियोस के व्यूज 31 करोड़ से ज्यादा है। नमन माथुर के सब्सक्राइबर्स की संख्या 70 लाख है। इनके वीडियोस में व्यूज 132 करोड़ है। अनिमेश अग्रवाल के पास 105 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इनके व्यूज 13 करोड़ से ज्यादा है। मिथिलेश पाटकरण के सब्सक्राइबर्स की संख्या 146 लाख है और इनके व्यूज 337 करोड़ से ज्यादा है। पायल धारे के सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 4 करोड़ है और इनके व्यूज 36 करोड़ से ज्यादा है। और गेमर से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गेमिंग का भी अनुभव लिया और नए दौर की चुनौतियों पर भी बात की। कैसा था आपका अनुभव ये खेल के? अच्छा ही है। देश में 1500 से ज्यादा गेमिंग स्टार्टअप है और भारत में ऑनलाइन गेमिंग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ऑनलाइन गेमिंग न सिर्फ जीडीपी बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रहा है। हालांकि इस नई इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां भी कई हैं और पीएम मोदी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। ओपन सोर्स गेम का होता है कि गेम है, उसमें 2 चैप्टर किसी और ने जोड़ दिए, 2 स्टेप्स किसी और ने जोड़ दिए। क्योंकि आप जो कहते हैं ना, जिसकी उम्र कम होती है, हाँ, उसको जो मॉर्टल है उसको इमॉर्टल बनाना है। तो फिर हमें ओपन सोर्स करे और उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ने के लिए उसको ओपन करे, तो हो सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2023 में इसका कारोबार 3 अरब डॉलर से ज्यादा था। 2023 में ऑनलाइन गेमिंग की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। अनुमान के मुताबिक 2025 तक 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। 2019 में 5 करोड़ 65 लाख लोगों ने गेम डाउनलोड किया, जो 2023 में बढ़कर 9 अरब तक पहुंचा। पीएम मोदी ने ई स्पोर्ट्स के गेमर्स से इस फील्ड में आने वाले नए बच्चों को लेकर भी सुझाव मांगा है। क्या बातचीत हुई है, रिपोर्ट देखिए। इतने सारी मात्रा में बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, तो उनको आप सही रास्ते पर ले जा सकते हो। तो सही रास्ते पर ले जाना है तो आपको लगता है डूज एंड डोंट्स, पढ़ाई करो, ये तो ठीक है, हम कह दिए तो पढ़ाई करो, और क्या क्या बातें आप सोचते हैं कि जिसको उसको केयर करना चाहिए। बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि यही करे, तो हम लोग सर, मैं तो हमेशा अपनी स्ट्रीम पे क्लियर बोलता हूँ। कोई भी आके बोले कि भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो मैं तो साफ बोलता हूँ, भाई अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो जैसे मैं चला वैसे चलो। मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के साथ किया, मैंने जॉब करी, मैंने जॉब के साथ किया। जब तक नहीं चला, मैंने ऐसा नहीं करा कि सब दुनियादारी छोड़ के मैं बस लगे रहा कि नहीं यही काम करेगा, यही काम करेगा। आज के टाइम पे गेमिंग और ई स्पोर्ट्स, मतलब उसमें 2 कैटेगरी आती है। जैसे ई स्पोर्ट्स में आप कम्पीट करते हो और कंटेंट क्रिएशन में ऐसा है कि हम गेम के अराउंड वीडियोस बना रहे हैं, उसमें 4 दोस्त मिलके कुछ फन कर रहे हैं, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं लाइव स्ट्रीम में। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से 3 स्टेज है।
एक तो हैं जो गेम खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ी, दूसरे वो लोग हैं जरा क्रिएटिव माइंड के हैं, तो उस गेम उसका लाइव स्क्रीनिंग ये वगैरह कर करके बाद में एक छोटा सा वीडियो बनाना, इसमें थोड़ा रंग भर देना वो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि गेम इटसेल्फ बनाना, कैसी हमारी जो गेम्स हैं जो बनी है अब तक जो आई है उसकी क्या। तो अभी आई थिंक 2020 में आपने स्टेटमेंट दिया था कि मेक इन इंडिया की इंडिया के अराउंड गेम्स बनाने प्रमोट कर रहे हैं आप, तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है उसमें, और जो वो पूरी इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी स्कोप बढ़ा है। हिंदुस्तान की कौन सी थीम है जो लोगों को आकर्षित कर रही है या आप लोगों को लगता है कि ये क्लिक कर सकती, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आती है उसमें तो मारो काटो दौड़ो भागो यही आता। जैसे हमारे पंचतंत्र है, क्या कभी किसी ने उसमें माइंड अप्लाई किया? अभी डेवलपमेंट में जो बोर्ड गेम्स हमारे पुराने खेले जाते थे, जैसे अष्टो चौकड़ी करके एक गुजराती में हम छोटे से तब से वो गेम खेल रहे, तो अभी उसके जो है वो डिजिटल वर्जन्स अभी रिलीज़ हो। बाकी यही है कि हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं। और पीएम मोदी ने गेमर्स के साथ गेमिंग की भाषा और उसके अर्थ पर भी चर्चा की। इसके बाद मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा। गेम इतनी है कि गेम एक गेमर से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने NOOB की चर्चा की। गेमिंग की दुनिया में ये एक तरह का स्लैंग है, जिसके बाद पीएम मोदी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई हंसने लगा। खुद पीएम मोदी भी बात करते हुए खिलखिलाने लगे। ऐसा लगा आज गेमर। अच्छा, एक और है नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग उसके लिए बोला है। गेमर्स के साथ पीएम मोदी की बातचीत का ये वीडियो मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो ट्वीट करके पूछा, NOOB कौन है? और एक बड़ी खबर है, TV9 से बोले गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस ने 75 साल में कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस जिम्मेदार होगी। जब तक कांग्रेस की अभी की लीडरशिप रहेगी तब तक बीजेपी की हुकूमत रहेगी। DPAP के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त TV9 भारतवर्ष पे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपकी पार्टी खुद मैदान में है। पार्टी की तरफ से एक तरफ सरूरी साहब को चिनाब वैली में उतारा गया, दूसरी तरफ पार्टी ने घोषणा की कि आप रजौरी पुंछ से लड़ेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले ही इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट्स भी आई है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम लड़ रहे हैं पहला, क्योंकि पहला फेज तो यही था और होम डिस्ट्रिक्ट था, और पिछली दफा में 14 में लड़ा था तो बहुत कम मार्जिन 4,28,000 वोट आए थे, जो कि अभी तक एक रिकॉर्ड है। उससे पहले जब कांग्रेस जीती भी थी 2 दफ़ा तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं आए थे। तो वो 2 इलेक्शन जो जीते वो मिलाकर 4,11,000, तो हमें 4,28,000 आए। तो हमने जो काम किया है और सरूरी साहब ने भी जो काम किया, कैंडिडेट, मैंने अपने हिसाब से चीफ मिनिस्टर चिनाब वैली के लिए काम किया है, कठुआ के लिए किया है या उधमपुर के लिए किया है, तो वो तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन सरूरी साहब ने भी एज PWD मिनिस्टर बहुत काम किए। तो अगर काम करने वालों के लिए लोग MP चाहते हैं तो फिर हमारा उम्मीदवार हज़ारों मील आगे है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में हैं? सब मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे। इतनी डिस्ट्रिक्टें 75 साल में बनी हैं, कहीं 20 साल में एक डिस्ट्रिक्ट बनती थी। हमने एक झटके में 8 डिस्ट्रिक्टें बनी। इतने हॉस्पिटल जितने 75 साल में
बने हैं हमने 2.5 साल में उतने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेजेस तक बनाए। 75 साल इतने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजेस जितने 75 साल में बने हैं उतने हमने 2.5 साल में बनाए। जितनी सड़कें, इंटीरियर सड़कें, गांव की सड़कें जितनी 75 साल में बनी हैं उससे ज़्यादा हमने 2.5 साल में बनाई। तो यही तो चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, सड़कें, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसीलें, और क्या चाहिए लोग। और स्टेटहुड, और स्टेटहुड तो ले ली। उस पर मुझे जितना हंगामा करना था पार्लियामेंट में तो कोई कांग्रेस में बोला ही नहीं इस पर। स्टेटहुड पर 370 ने कांग्रेस नहीं, आप रिकॉर्ड देखिए, वो विद इन द कांग्रेस हमारी ये G23 थी। लोकसभा में भी वही G23 वाले बोले, मैंने उनको ब्रीफ किया, और राज्यसभा में भी मेरे अलावा 2 G23 के बोले, कांग्रेस वाला कोई नहीं बोला। मैं बताता हूँ, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, दिखाइए। कांग्रेस वाले ने कोई बोला, सोनिया गांधी ने बोला, राहुल गांधी ने बोला। एक तरफ आप यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, देश में बीजेपी का नारा है 400 और जो बीजेपी है वो बता रही है 370 और एनडीए 400। आपको लगता है एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस मानते? और कौन? बीजेपी आज है ही तो कांग्रेस की वजह से है, प्रेजेंट लीडरशिप की वजह से। ऐसा क्यों लगता है आपको? बाहर बच्चे से पूछो, बच्चे से, कांग्रेसियों को अकेले में पूछो किसकी वजह से है। आजाद साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल्द ही यहाँ पे असेंबली के चुनाव होंगे, स्टेटहुड रिस्टोर भी होगा। ये पार्लियामेंट में उन्होंने दोनों वादे कर दिए हैं, हमारे हाउस में किए हैं, बाद में लोकसभा में किए हैं। तो वो ठीक है, अच्छी बात है कि पीएम और एचएम उस बात पर अटके हैं, मतलब अटल हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, क्या आपको लगता है कि चाहे वो आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, लगभग पूरी तरीके से नकेल कसी गई है? नहीं, देखें, कई चीज़ें इस सरकार की अच्छी हैं, लेकिन कई बहुत नाकामयाबी है। अच्छी चीज़ है कि आतंकवाद में फ़र्क पड़ा, मिलिटेंसी कम हुई, ये हड़तालें बंद हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा टाइट हो गई, ये तो अच्छी चीज़ है। आपने कई बार सुना होगा, अपोजिशन लगातार आप पे आरोप भी लगाता है कि बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। ए टीम कहती है दूसरे को बी टीम। उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के मंत्री थे, मैं तो बीजेपी का मंत्री नहीं था, और वो मंत्री सिर्फ और किसी की फॉरेन मिनिस्टर, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसियां, वो बीजेपी की पॉलिसी विदेशों में पहुंचाते थे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ये है। तो मैंने बीजेपी की कभी न सदन में या मेरी कोई एक मीटिंग दिखाए, उनकी सैकड़ों मीटिंगें दिखाइए पूरी दुनिया में, कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। फिर जब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया 99 में, तो ये भी हमारे एमपी थे सोज साहब ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। उसको क्या उमर साहब ने पार्टी से हमेशा के लिए निकाल दिया। तो अब वो क्या है टीम? वो तो खुद बीजेपी ही है। और कठुआ उधमपुर सीट पर पहले चरण में मतदान होने जा रहा है। ऐसे में हर पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी पार्टी डीपीएपी के कैंडिडेट जीएम सुरौरी के लिए रोड शो किया। संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कठुआ उधमपुर सीट पर कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग को लेकर। पहले चरण में कठुआ उधमपुर सीट पर वोटिंग होने जा रही है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए डीपीएपी के जो प्रधान हैं, जो चेयरमैन हैं गुलाम नबी आज़ाद, वो यहाँ पर डोडा ज़िले के अंदर रोड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। डोडा से ही गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, यहाँ पर जो कैंपेनिंग है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस के लाल सिंह, बीजेपी के एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और साथ में डीपीएपी की तरफ से जो जीएम सरूरी है उनको यहाँ पर उतारा गया।
और वहीं मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट चुनाव में चर्चित सीट बनी हुई है। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश के सीएम रहे दिग्विजय सिंह ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो क्षेत्र में घूम घूम कर चुनावी रैली और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आगर मालवा जिले के सुसनेर में हुई जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। ममता बनर्जी ठीक कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है, गंदगी डालो साफ हो जाता है। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर विरोधियों को परेशान करने के लिए एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार देश में डर का माहौल बना रही है। लोग भयभीत, लोकतंत्र प्रणालियों को नष्ट किया जा रहा है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उन पर दबाव डाला गया, भाजपा में आ जाओ, मामला खत्म कर देंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया। मांझी ने चिराग पासवान को बिहार का भविष्य बताया। मौका था गया में आयोजित चुनावी जनसभा का और मंच पर मौजूद थे एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी और एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान। सुनिए मांझी ने लोगों से क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत कीजिए और फिर जैसा कि मुकेश जी ने कहा, बिहार का भविष्य चिराग साहब हैं और केंद्र में जाकर के हम लोग परिस्थितियां बनावेंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। जाहिर है मांझी की नजर पासवान वोटर्स पर है, तो वहीं चिराग पासवान ने भी अपने बड़े इरादे साफ कर दिए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को विकसित राज्य बनाने का रास्ता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हर बिहारी को बिहारी होने पर घर देने की बात करता है, अभिमान करने की बात करता है। आने वाले दिनों में कोई भी बिहारी युवा दूसरे राज्य न जाए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इसका प्रबंध करने की बात बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करता है। और अब आपको चुनाव के मंच का एक और रंग दिखाते हैं। लोकसभा का टिकट कटने से बिहार में एक नेताजी मंच पर ही रोने लगे। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। पूर्व सांसद सरफराज आलम का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अररिया से आरजेडी ने उनका लोकसभा टिकट काट कर उनके ही छोटे भाई शाहनवाज आलम को दे दिया है, जिससे उन्हें बड़ा धक्का लगा है। ऐसे में जब वो ईद मिलन समारोह में अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रोने लगे। इस दौरान उनके कार्यकर्ता उनके आंसू पोंछते भी नजर आए, लेकिन नेताजी के आंसू नहीं रुके। अररिया से टिकट काटे जाने पर उन्होंने लालू तेजस्वी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि आरजेडी ने मुसलमानों का हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद सरफराज आलम 2020 के विधानसभा चुनाव में जोकीहाट से अपने छोटे भाई से चुनाव हार चुके हैं और अब सरफराज अररिया लोकसभा सीट से टिकट लेने में भी मात खा गए हैं।